हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स लास्ट रिवीजन लेक्चर 3 के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक प्रोसेस, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन, है ना, और बल्क मॉडुलस, और फाइनली मीन फ्री पाथ एंड टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमको स्टार्ट करना साइक्लिक प्रोसेस से, लेकिन बेटा जो कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं वो मेजॉरिटी सेकंड लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। आपको वर्क डन वगैरह फटाफट से लिखना आना चाहिए। तो बेटा वर्क डन जो होता है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो होता है nRT ln V2/V1, nRT ln V2/V1, ठीक है, याद रहेगा, nRT ln V2/V1। और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है प्यारे बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है P1V1 - P2V2 अपॉन गामा -1, या nRT1 - T2 अपॉन गामा -1, ठीक है। तो आइए चलिए, और बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीज होती है? हीट सप्लाइड जीरो होती है। मतलब क्यों? मतलब जो होता है बेटा, जो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज जीरो, है ना। तो क्यों जीरो होता है? तो वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। वर्क डन क्या होता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? जितनी हीट देते हैं सिस्टम उतना ही वर्क करता है। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है, क्योंकि बेटा टेम्परेचर वही है, डेल्टा यू जीरो होगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये बेटा थी जो कल की बातें जो मेरे को यूज करनी होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के साथ। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है बेटा। एक एक स्टेप सुनते चले, एक एक स्टेप लिखते चले। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम, दैट इज इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, सब कुछ, और फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर सब सेम। और बेटा टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, F/2 nRT। तो टेम्परेचर वही हो गया जो पहले था, जो बाद में, जो फाइनली टेम्परेचर और जो इनिशियल टेम्परेचर, अगर वो सेम है तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, डेल्टा यू जीरो। क्या ये बात समझ में आ गई? डेल्टा यू जीरो समझ में आ गई। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, जो पहले थी वही अभी है। तो बेटा जो क्यू टोटल जो हमने हीट सप्लाई करनी है वो होती है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू जीरो है, इसका मतलब जितनी हीट सप्लाई करूंगा गैस उतना ही वर्क करेगी। जितनी टोटल हीट सप्लाई करी गैस ने टोटल वर्क उतना ही करना है। क्या ये बात समझ में आ गई है? पक्का समझ में आ गई। अब बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्या अब देखो बेटा, जो मैंने हीट सप्लाई करनी है, टोटल जो हीट सप्लाई करूंगा वही टोटल वर्क है। अब बेटा मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए, जैसे मान लो साइक्लिक प्रोसेस ये ले लेता हूं, है ना। यहां पे पीवी है, यहां पे 2pv, प्रेशर 2p है, वॉल्यूम भी है। यहां पे प्रेशर भी 2p है और वॉल्यूम भी 2v है। यहां पे प्रेशर तो p है पर वॉल्यूम 2v है। तो बेटा pv का प्रोडक्ट यहां से यहां में बढ़ रहा है, यहां से यहां में pv का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइसोकोरिकली हीट सप्लाई कर रहा हूं। ये pv डायग्राम पे दिखा है। तो यहां पे हीट सप्लाई कर रहा हूं तो Q1 पॉजिटिव है, हीट दी। यहां पर pv का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, आइसोबारिकली टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बेटा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। यहां पर आइसोकोरिकली टेम्परेचर कम हो रहा है, पीवी का प्रोडक्ट कम हो रहा है, 4pv से 2pv, हीट बाहर निकलेगी। यहां पे आइसोबारिकली पीवी का प्रोडक्ट कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट बाहर निकलेगी। तो Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q3 Q4 नेगेटिव है। ये हीट हमने सप्लाई करी है, निकली। तो मैं बेटा आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मान लो अगर ये मैग्नीट्यूड है, अगर Q1 अगर मान लो मैग्नीट्यूड के साथ ना हो, मतलब अगर मान लो साइन के साथ हो, तो Q1 Q2 पॉजिटिव होंगे, Q3 Q4 नेगेटिव होंगे। तो समेशन ऑफ QI जब मैं बोलूंगा ना, तो इसका मतलब Q1 प्लस Q2, और Q3 जब मैं ऐड करूं तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, Q4 जब मैं ऐड करूं तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही है, हो गया टोटल हीट सप्लाई। और यही होगा समेशन ऑफ टोटल वर्क। पहली बात ये होती है। अब बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो हीट सप्लाई करी है मैंने, ये तो बाहर निकल गई, ये तो बाहर निकल गई। मैं कह रहा हूं मान लो मैंने 400 एनर्जी सप्लाई की, एक पॉजिटिव वाले Q ये हैं, और जो नेगेटिव वाला Q है ना बेटा, वो है -100। तो जो टोटल हीट सप्लाई करी है वो ये है, जो टोटल हीट सिस्टम ने रिजेक्ट करी है वो ये है। मेरे को एफिशिएंसी बतानी। एफिशिएंसी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सिस्टम कुछ हीट बाहर फेंक रहा है। जितनी हीट सप्लाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा खाली हीट सप्लाई कर रहा हूं, कुछ हीट बाहर फेंक रहा है सिस्टम। बेसिकली इंजन की बात करना चाह रहा हूं।
इंजन गर्म होता है, कुछ एनर्जी तो बाहर निकल जाती, सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, इसीलिए एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो बेटा हीट, बेटा जो टोटल वर्क होगा वो क्या हो जाएगा 300, क्योंकि समेशन ऑफ क्यू आई समेशन ऑफ डब्ल्यू आई के बराबर है, करेक्ट है। तो ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। और जो हीट सप्लाई करी मैंने वो 400 है, 100 उसने वेस्ट कर दी, बाहर फेंक दी। तो 400 में से वर्क कितना हो रहा है 300, ठीक है। तो 1 में से कितना वर्क होगा 3/4। दिस इज फ्रैक्शनल एफिशिएंसी। 1 में से कितना वर्क होगा। अब परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होता है, वो तो 100 में से कितना होगा 100 इंटू 3/4 दैट इज 75%। तो बेटा अगर मैं आपसे डायरेक्टली कहूं एफिशिएंसी परसेंटेज में लिखनी हो तो क्या होगा समेशन ऑफ क्यू आई, ये क्या हो गया टोटल वर्क, अपॉन समेशन ऑफ पॉजिटिव वाले क्यू, पॉजिटिव वाले क्यू का समेशन। जैसे यहां पर अगर मेरे को लेना हो तो मैं लूंगा नीचे Q1 प्लस Q2, ये हीट सप्लाई करी है और वर्क क्या हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। वर्क ये हुआ है, हीट ये सप्लाई करी, इतने में से इतना वर्क हुआ, तो 1 में से कितना होगा अपॉन दिस, 100 में से कितना होगा इंटू दिस। तो पॉजिटिव वाले क्यू नहीं चाहेंगे बेटा, मैं फिर से कहता हूं Q1 प्लस Q2 मैंने हीट सप्लाई करी और वर्क कितना हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो 1 में से कितना, 1 में से कितना वर्क हुआ अपॉन दिस, ये होगी फ्रैक्शनल एफिशिएंसी, इनटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज एफिशिएंसी। क्या कहना चाहता हूं, एक बार न्यूमेरिकल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। पॉजिटिव क्यों मतलब सप्लाई करी, नेगेटिव मतलब निकल गई, वही तो वेस्ट हो रही है, तभी तो एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। ऐसा ना कहें कि भैया 300 सप्लाई करिए नेट में, क्योंकि 400 दी थी, 100 तो निकाल दी सिस्टम ने, तो 300 सप्लाई करी, 300 वर्क, परसेंटेज एफिशिएंसी 100। अरे भैया वो इसीलिए तो एफिशिएंसी की बात करो, मान लो नेगेटिव वाला 200 होता, अरे तो मेरी क्या गलती है, तो सिस्टम की गलती ना, वो गर्म धुआं बाहर निकाल दे रहा है। मेरे फ्यूल ने एनर्जी दी थी उसको 800 जूल, वर्क उसने किया 500 जूल, 300 जूल का धुआं बाहर निकल गया, 300 जूल थर्मल एनर्जी धुएं की फॉर्म में बाहर निकल गई। तो बेटा वो सिस्टम की इनएफिशिएंसी जिसके कारण बाहर निकल रही है, इसीलिए मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। ये नहीं सोचेंगे कि भैया 300 सप्लाई करी 300 वर्क, ये जो बाहर फेंका, अगर ये 200 हो गया बाहर फेंकने वाला, बाहर फेंकने वाली थर्मल एनर्जी बढ़ते ही एफिशिएंसी कम हो गई, क्योंकि वर्क हो जाएगा 200 और सप्लाई कितनी करी थी 400। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं एग्जांपल लेता हूं, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं ताकि मैं आपको चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊं। तो आप कोशिश करिए ध्यान से एक बार नोट्स को पढ़िए, जो मैं बता रहा हूं एक एक स्टेप को ध्यान से लिखिए पढ़िए, और मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं ताकि चीज को अच्छे से क्लियर कर पाऊं। बच्चों शुरुआत में कई बार ना ये टॉपिक अटपटा सा लगता है बच्चों को कि एफिशिएंसी निकालना, पर मैं आपको, मेरा बिलीव करिए बेटा बिल्कुल सिंपल है। मैं बस आपको ये कह रहा हूं, मान लो दो हीट अगर मान लो पॉजिटिव होती, एक 400 होती और एक 600 होती, और मान लो जो नेगेटिव वाली दो थर्मल एनर्जी जो मतलब 4 प्रोसेस में इन्वॉल्व है, एक में -200 होती और एक में -300, तो बेटा टोटल हीट सप्लाइड जो पॉजिटिव वाली 1000 मैंने सप्लाई करी, बेटा उसमें से वर्क कितना हुआ, सिंपल बात है, जो इनका सम होगा वही वर्क है, क्योंकि बाकी बाहर निकल गए, है ना। तो ये तो बाहर फेंक दी ना सिस्टम ने 500, 1000 में से 500 बाहर, 500 वर्क हुआ, तो 1 में से कितना वर्क में कन्वर्ट हो, इतने में से इतना वर्क में कन्वर्ट हो, तो 1 में से कितना वर्क में कन्वर्ट हो 500/1000, तो ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, हाफ। एफिशिएंसी हो गई हाफ, फ्रैक्शनल एफिशिएंसी। और परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगी इनटू 100 दैट इज 50%। ठीक है, ये आ गया बेटा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मैंने आपको जनरल मीनिंग क्लियर कर दिया कि एफिशिएंसी क्या चीज है। आई होप बेटा एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। टेढ़े क्वेश्चन कराने से पहले बेटा सिंपल मैं आपको एफिशिएंसी का मतलब बताना चाहता हूं ताकि टेढ़े क्वेश्चन आप आराम से हजम कर पाए, कोई दिक्कत ना हो टेढ़े क्वेश्चन करने में। आई फील कि अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, मतलब जो पॉजिटिव वाला है बेटा वो हमने हीट सप्लाई करी है, ये जो नेगेटिव वाला है ना, जैसे इंजन से धुआं बाहर निकल गया, है ना, तो बेटा ये तो इनएफिशिएंसी है ना सिस्टम की, इसी की वजह से तो एफिशिएंसी की बात करनी पड़ रही है। ऐसे नहीं सोचेंगे कि 500 हीट सप्लाई करी 500 वर्क, क्योंकि 500 सिस्टम ने बाहर फेंक दिया। सिस्टम बाहर क्यों फेंक रहा है, कम बाहर फेंके, तो हम चाहते हैं सिस्टम जो बाहर फेंके थर्मल एनर्जी वो कम से कम हो। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, थोड़ा सा हालांकि इंजन से रिलेट करूं क्योंकि अगला मेरा टॉपिक वही है, कार्नोट इंजन, ठीक है। तो प्रोबेबली बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको। बेटा और इसी चीज पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, Q की वैल्यूज थी 400, 600, -200, -300,
और उन्हीं 4 प्रोसेस के लिए मान लो वर्क है 300, 400, -100 और पता नहीं। तो ये पता नहीं कितना वर्क है। तो बेटा मैंने आपको क्या समझाया था, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें जहां से चले थे वहीं आ गए। जहां से चले थे, या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, मान लो कि यहीं से स्टार्ट हुए थे, यही इनिशियल स्टेट और यही फाइनल स्टेट है, तो जहां से चले थे बेटा वहीं आ गए। ये पीवी डायग्राम। तो बेटा पहले क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ये पॉजिटिव वर्क हो रहा है पहले पीवी डायग्राम के नीचे कह रही है, और फिर बाद में नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो ये आ गया बेटा टोटल में पॉजिटिव वर्क। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और बेटा अगर इस तरीके का हो, ये पीवी अगर डायग्राम, अब बेटा क्या होगा, अब मान लो ये इनिशियल स्टेट और यही फाइनल स्टेट है। अब जो बेटा अगर इस तरीके का हो, है ना, ये कौन सी साइकिल हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या थी, क्लॉकवाइज। इसमें क्या है, जो पॉजिटिव वर्क, जब एक्सपेंशन में जो वर्क हो रहा है वो ज्यादा आ रहा है, वो सॉरी वो कम आ रहा है मैग्नीट्यूड में, और जब कंप्रेशन हो रहा है ना, जब वॉल्यूम कम हो रही है, तो उस टाइम जो नेगेटिव वाला वर्क है वो ज्यादा आ रहा है। तो नेट में वर्क कैसा आ गया, नेगेटिव। तो बेटा कभी पूरा वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब जो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में हो, जहां से चले थे वहीं आ गए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। पर बेटा एक बात बिल्कुल श्योर है, जहां से चले थे वहीं आ गए। तो बेटा चेंज इन प्रेशर वो भी जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम वो भी जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर वो भी जीरो है, चेंज इन एंट्रोपी वो भी जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो भी, क्योंकि जहां से चले थे वही आ गए, वही कंडीशन हो गई, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में अगर आप चेंज देखेंगे, डेल्टा देखेंगे उसका, इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है, तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, जीरो। अब क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर डेल्टा यू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, जितनी हीट सप्लाइड होगी उतना ही वर्क, दैट इज समेशन ऑफ क्यू आई। जैसे अगर 4 प्रोसेस थे यहाँ पे, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, वो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। बस। अब बेटा यहां था क्या, आपको Q1 Q2 Q3 Q4 मालूम थे, W1 W2 W3 मालूम थे, तो क्या W4 नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। ये कितने हुए, 1000 में से 500 गए, तो ये आ गया 500, और W1 प्लस W2 कितना हो गया, 700 माइनस 100 प्लस W। अब खाली जो W4 है बेटा वही अननोन था, वो निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई एक वर्क डन अननोन होगा, है ना, तो वो आपको निकालना होगा। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, 600, है ना, ये कितना आ गया 600, तो W की वैल्यू क्या आ जा रही है प्यारे बच्चों, माइनस। जो W4 आ रहा है बेसिकली वो क्या आ जा रहा है, -100। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब Q1 Q2 Q3 मान लो तीन ही साइकिल की, तीन ही मतलब बेसिकली पाथ हो, मतलब तीन ही बेसिकली प्रोसेस इन्वॉल्व हो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, मतलब कंप्लीट साइकिल प्रोसेस है उसमें मान लो तीन बेसिकली स्टेप्स हो, है ना, मान लो इस तरीके का हो 1 2 एंड 3, ऐसे तीन स्टेप्स हो। तो बेटा तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर हो जाएगा। तो इसको यूज करके क्वेश्चन बनेंगे, या तो खाली एफिशिएंसी पूछ लेंगे, और एफिशिएंसी बताने के लिए क्या करना होगा, हीट टोटल वर्क डन अपॉन टोटल हीट सप्लाइड, खाली पॉजिटिव वाली हीट नीचे लेनी होगी। आया, ये हो जाएगी फ्रैक्शनल एफिशिएंसी, और परसेंटेज के लिए इनटू 100, परसेंटेज के लिए इनटू 100। प्रोबेबली बेटा अब तो चीज क्लियर हो ही गई होगी। चलिए बच्चों मुद्दे पे आते हैं, हीट इंजन और कार्नोट साइकिल के साथ। तो हीट इंजन बेटा बेसिकली इंजन कैसे चलता है बेटा, आपको मालूम होगा, ठक 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 करके स्टार्ट हो जाता है। बेटा चलता बेटा बेसिकली कैसे है, होता क्या है, एक पिस्टन होता है ना, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम होता है ना, और यहाँ पे एक लोहे का व्हील होता है, फ्लाई व्हील, है ना। तो ये इस तरीके से चलता है, ऐसे मतलब मैं चला के नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप हल्का सा फील कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा जिसमें आपको ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पे दो वॉल्व्स होती है ना, एक होती है इनलेट वॉल्व और एक होती है आउटलेट वॉल्व। एक क्या होती है, इनलेट वॉल्व, एक होती है आउटलेट वॉल्व। इससे धुआं बाहर निकल सकता है, इसको हम बोलते हैं आउटलेट वॉल्व या एग्जॉस्ट वॉल्व। ये जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे। वॉल्व, और यहां होती है इनलेट वॉल्व। यहां क्या होती है प्यारे बच्चों, इनलेट वॉल्व। ये खुलती है, ये अंदर को हो जाता है, तो यहां से जगह बन जाती है, यहां से चीजें अंदर आ सकती है, और जब चिपकी होती तो कुछ अंदर नहीं आ सकता। ये एक वॉल्व है, ठीक है। अब बेटा होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, हम इसको इधर लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। पहला जो स्ट्रोक होता है दैट इज इनटेक ऑफ फ्रेश एयर।
बेटा ये जो इंजन की वर्किंग है केवल इसलिए बता रहा हूँ कि वैसे इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, हल्का सा कार्नोट को रिलेट कर पाएंगे, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बता दें, लेकिन रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहला स्टेप होता है इनटेक। इनटेक स्ट्रोक बोलते हैं, 4 स्ट्रोक है। तो इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, फ्रेश एयर अंदर आएगी, करेक्ट है, यहां से फ्रेश एयर अंदर आएगी। फिर उसके बाद होता है उसका कंप्रेशन, फिर उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, उसका कंप्रेशन। अगला स्ट्रोक आता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है गैस को दबाने में। पेट्रोल खत्म हो जाए ना तो बेटा गाड़ी झटके मार मार के रुकती है, तो बेटा वो झटका है ना, बेसिकली कंप्रेशन जब हो रहा होता है ना तो उस टाइम बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, वो झटके मार मार के रुकती है गाड़ी, है ना। तो कंप्रेशन, उसके बाद होता है कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर। उसके बाद क्या होता है, कंप्रेशन होता है ना तो यहां पर बेटा होता है स्पार्क प्लग, है ना, और यहां पर लगे होते हैं कुछ फ्यूल इंजेक्टर्स जो फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं। जब कंप्रेशन होता है उसके बाद इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, और यहां से आग लगा देते हैं, इग्निशन पावर, दैट इज। अब जो स्ट्रोक आएगा ठक से जो आवाज आती है, जो मतलब ठक 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 वाली जो आवाज है वो पावर स्ट्रोक की आवाज होती है, वहां पे फ्यूल को जलाते हैं। अगला होता है पावर स्ट्रोक, है ना, और फिर क्या होता है पावर के बाद एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट गैसेस बाहर, अगला एग्जॉस्ट। फिर बताया था बेटा, सबसे पहले क्या, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, फ्रेश एयर भर गई, फिर कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, फिर इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, इग्निशन पावर, ठक, फिर एग्जॉस्ट, फिर इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, फिर कंप्रेशन ऑफ फ्यूल, इंजेक्शन, इग्निशन, पावर, फिर एग्जॉस्ट, फिर इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, फिर कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, फिर इंजेक्शन, इग्निशन, पावर, फिर एग्जॉस्ट, फिर इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। मतलब लगातार ये साइकिल गोज ऑन और हमारी गाड़ी जो होती है बेटा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाती है। तो बेटा इस तरीके से इंजन जो है वर्क करता है। अगर बताऊं तो बेटा एग्जॉस्ट में ना सारी गैसेस बाहर नहीं निकालते, थोड़ी सी रोक लेते, ताकि जो अंदर जब हम फ्रेश एयर आए तो ऐसा ना बिल्कुल ठंडा सा ही हो जाए, थोड़ा सा गर्म रहे, ताकि फ्यूल आराम से जल भी पाए, ताकि फ्यूल अच्छे से जल भी पाए, इसलिए थोड़ी सी गैसेस हम अंदर बचा लेते हैं, है ना। और बेटा ये जो मतलब ये जो हम आग लगाते हैं ना, मतलब इस तरीके से यहाँ पे बेटा फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है जब ये इधर को आई होता है तभी, ताकि जब जैसे जाने लगे तब से लगातार एनर्जी मिले। ऐसा ना हो ताकि फ्यूल मतलब तब जले जब ये यहां से वापस आने लगे तब तक फ्यूल जल रहा हो, तो वापस आना चाहे वापस आने नहीं देगा। तो बेटा एक्चुअली में बेटा मैं आपको बताऊं जलाते तब है जब ये एंड होने वाला, तो कंप्रेशन स्ट्रोक का जब एंड होने वाला होता है ना तब जला देते हैं फ्यूल को, बहुत पहले नहीं तो फिर वो आने नहीं देगा अंदर, बात वही रहेगी। तो बेटा सबसे पहले क्या, और अच्छा ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, ताकि मतलब आप रिलेट कर पाएंगे जब मैं आपको कार्नोट इंजन बताऊंगा, है ना, इसलिए ये बातें बतानी पड़ रही ताकि आपको लगे तो सही मतलब प्रैक्टिकली कोई चीज हो रही है। तो बेटा ये रही इंजन की कहानी, है ना। सबसे पहले क्या है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, फिर कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, इंजेक्शन, इग्निशन, पावर, और ये जो आग लगाई जाती है वो कंप्रेशन स्ट्रोक से थोड़ा सा पहले, ताकि मतलब ऐसा ना हो ना कि मतलब अगर मान लो फ्यूल अगर जाने तक यहां तक जाते जाते जल रहा हो तो एंड तक अगर जल रहा हो और आने तक भी थोड़ा सा जल रहा हो तो फिर क्या होगा बेटा, वो वापस आने ही नहीं देगा, तो फ्यूल का मतलब पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जो उसका प्रेशर उसका राइज होना वो धकेलने में राइज हो, मतलब वो अच्छे से धकेल पाए फ्यूल, जो आग लगे जो उससे गैसेस बने वो अच्छे से धकेले, वो अच्छे से वर्क करे, मतलब फ्यूल का फुल यूटिलाइजेशन हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं, फुल यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, इंजेक्शन, इग्निशन, पावर, एग्जॉस्ट, ठीक है। वैसे तो बेटा मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं फाइनली आपको ना टेक्निक बता दूं जिससे आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी मतलब मुद्दे की तरफ, कार्नोट साइकिल की तरफ। किसकी तरफ, कार्नोट साइकिल। बेटा एक साइक्लिक प्रोसेस है, बेसिकली कुछ नहीं है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। और उसकी हमको एफिशिएंसी की बात करनी होगी, जो मैंने आपको सिखा भी दी कैसे एफिशिएंसी की बात करी जाती है। हालांकि मेरा मानना यह है कि कार्नोट जो है बेटा वो ज्यादा अच्छे से ना, अगर इसके क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने है ना, तो मेरे को लगता है कि केमिस्ट्री वालों के पांव पकड़ लेने चाहिए। केमिस्ट्री का जो मेथड होता है कार्नोट के क्वेश्चन सॉल्व करने का, दैट इज फार बेटर देन फिजिक्स का मेथड, है ना। तो इसलिए बेटा हम लोग जो फॉलो करेंगे वो केमिस्ट्री का मेथड ही होगा कार्नोट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए पहले बता देते हैं कि बेटा साइकिल है क्या। कार्नोट साइकिल कुछ इस तरीके से होती है। कार्नोट साइकिल में क्या होता है, पहला जो प्रोसेस होता है इसमें, मतलब 4 स्टेप्स की साइकिल है ना, पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मान लो गैस यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद आता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन,
उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन और उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन। थोड़ा सा डायग्राम हम अच्छा नहीं बना पाए शायद, लेकिन है ना, ये मेरा बेस्ट है तो इसलिए बेटा चला लेंगे। दोबारा बनाएं बेटा, दोबारा भी वैसे तो ऐसा ही बनने वाला है, लेकिन चलिए सबसे पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बेटा वॉल्यूम बढ़ रही तो एक्सपेंशन ही हो, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। बेटा जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, आप समझिए ध्यान से, ये लग नहीं रहा है कि जैसे अलग अलग स्लोप वाले हो। अब लग रहा है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो बेटा यहां पर ये पॉइंट है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ये जो 4 स्टेप्स हैं, मतलब 4 बेसिकली प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होती है हम जानते हैं, आइसोथर्मल की कम होती है, आप हर जगह देख सकते हैं। अब इसकी एफिशिएंसी बतानी है बेटा, इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या है। यहां पे प्रेशर वॉल्यूम है P1 V1, यहां पे है P2 V2, यहां पे है P3 V3, यहां पे है P4 V4। इसकी एफिशिएंसी की बात करें बेटा, जहां से चले थे वहीं आ गए। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ही होता है जहां से चले थे वहीं आ गए। और अगर जहां से चले थे वहीं आ गए, प्यारे बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जहां से चले थे वहीं आ गए अगर ये है, तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज 0 है। और बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस का एक और नाम होता है आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, है ना। कुछ बुक्स में आइसेंट्रोपिक भी लिख देते हैं, क्यों? हालांकि हमारा बेटा, हम लोग नहीं पढ़ाते हैं एंट्रोपी वगैरह, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी होता है Q/T हम जानते हैं, और Q 0 होता है एडियाबैटिक में, तो डेल्टा S भी 0। तो इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस आर आल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक है ना, तो आइसेंट्रोपिक लिख देते हैं कई बार, आइसोएंट्रोपिक है वैसे, आइसेंट्रोपिक भी लिखा होता है कई बार। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा S Q/T, है ना, और Q 0 इसलिए डेल्टा S भी 0। तो अब बेटा ध्यान से देखो, एडियाबैटिक में तो एंट्रोपी चेंज होना नहीं, इन दोनों में डेल्टा S 0 है। इसका मतलब जितनी इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी उतनी ही इसमें घटेगी, जितनी इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी उतनी ही इसमें घटेगी। क्या ये बात क्लियर है? चेंज इन एंट्रोपी 0। और बेटा इनमें तो Q हीट एक्सचेंज इन दोनों में 0 है, एडियाबैटिक में इन दोनों में थर्मल एनर्जी एक्सचेंज 0 है। इसमें थर्मल एनर्जी आएगी Q1, और यहां पे बेटा निकल रही है। क्यों? क्योंकि बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं जिसमें डेल्टा U तो 0 होता है क्योंकि टेम्परेचर वही है। फिर से बोल रहा हूं, डेल्टा U तो 0 होता है क्योंकि टेम्परेचर वही है, तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर वही है तो इंटरनल एनर्जी वही है, डेल्टा U तो 0 ही होगा, तो Q W के बराबर होगा। जितनी हीट सप्लाई करेंगे गैस उतना ही वर्क करेगी, जितनी हीट सप्लाई करेंगे गैस उतना ही वर्क करेगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जितनी हीट सप्लाई करेंगे गैस उतना ही वर्क करेगी, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, जितनी हीट सप्लाई करी गैस तो उतना ही वर्क किया। और यहां पर क्या हो रहा है? कंप्रेशन, जितना गैस पे वर्क होगा उतनी हीट बाहर निकली, तो एक में हीट आ रही है एक में जा रही है। तो इंजन बेसिकली है क्या? इंजन में हो क्या रहा है, एक ये एक बड़ा टेम्परेचर, एक हायर टेम्परेचर वाला है और एक लोअर टेम्परेचर वाला है। ठीक है, एक में एक से थर्मल एनर्जी आनी है और एक से निकल जानी है, एक से थर्मल एनर्जी आनी है और एक से निकल जानी है। ठीक है, तो यहां पे थर्मल एनर्जी एक से आनी है, हायर टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी आनी है ना, जिसको हम बोलते हैं सोर्स, जिससे थर्मल एनर्जी आनी है, और फाइनल निकलनी किसको है बेटा? लोअर टेम्परेचर पे निकल जानी है, सिंक को निकल जानी है, और कुछ इंजन ने वर्क कर देना है ना। इसको हम ज्यादातर T1 टेम्परेचर बोलते हैं हायर टेम्परेचर को, और लोअर टेम्परेचर वाले को T2 बोलते हैं। ठीक है, ये T1 टेम्परेचर, TH कह लीजिए हॉट, या T1 कह लीजिए, T लोअर कह लीजिए, या T2 कह लीजिए। ठीक है, ये दो बेसिकली रिजर्वॉयर से, एक से हम थर्मल एनर्जी लेते हैं और एक को हम थर्मल एनर्जी वापस देते हैं। क्लियर है ना, जिसको भी मैं बहुत
क्विकली आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं मेन आपको उस चीज पे फोकस करना चाह रहा हूं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा ये जो अब मैं आपको बताने वाला हूं इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, है ना। हालांकि एक बार मैं आपको जस्ट एक एनिमेशन के थ्रू पूरी कार्नोट साइकिल को एक्सप्लेन कर दूं। अब देखो हो क्या रहा है बेटा, एक से थर्मल एनर्जी आनी है, T1 टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी आनी है और T2 टेम्परेचर से निकल जानी है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां से आएगी कितनी, मान लो Q1, W वर्क होगा और Q2 निकल जाएगी। तो Q1 हो जाएगा प्यारे बच्चों W प्लस Q2। Q1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, W प्लस Q2। अब Q क्या होता है, T डेल्टा S। और बेटा देखो, एक में हीट आ रही तो एंट्रोपी बढ़ेगी और दूसरे में एंट्रोपी घटेगी, जितनी बढ़ेगी उतनी घटेगी। तो Q1 होगा T1 डेल्टा S। बेटा क्वेश्चन इसी पे आना है, याद रखिएगा मेरी बात। Q1 होगा T1 डेल्टा S, Q2 होगा T2 डेल्टा S, क्योंकि डेल्टा S का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा। क्योंकि बेटा दो प्रोसेस तो आइसोएंट्रोपिक, एंट्रोपी ना बढ़नी है घटनी, एक में हीट दे रहे हैं एक से निकल रही है, तो एक में जितनी एंट्रोपी बढ़ेगी दूसरे में उतनी ही एंट्रोपी घटेगी। तो Q1 हो गया T1 डेल्टा S, Q2 हो गया T2 डेल्टा S। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, T1 माइनस T2 डेल्टा S। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं बेटा, अगर ये बात समझ में आ गई, कोई भी क्वेश्चन हो, अभी हालांकि मेरे को एफिशिएंसी बतानी है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं, Q1 दे रखा हो Q2 पूछ लेंगे, तो Q1 बाय Q2 क्या हो जाएगा, T1 बाय T2, है ना। W दे रखा हो Q1 पूछ, डिवाइड कर देंगे बेसिकली। ये मतलब इतना आपको लिखना आना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अब मैं ऐसा करता हूं बेटा, ये जो साइकिल है ना, इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी वो तो अभी डिराइव कर ही लेंगे, है ना। लेकिन एक बार ना इसको दोबारा से बता देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए, है ना। बाकी कार्नोट साइकिल कैसे चलती है वो भी आपको दिखा देंगे, है ना। मतलब कार्नोट इंजन जिसको हम बोलते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, है ना, वो एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन उससे पहले सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको हिट करना चाह रहा हूं उस जगह पे जिससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। बेटा ये है हमारा इंजन, हायर टेम्परेचर से हम एनर्जी लेने वाले हैं T1 से। इससे जो एनर्जी आएगी, मान लो थर्मल एनर्जी Q1 आएगी, W वर्क करेगा और कुछ वो सराउंडिंग को फेंक देगा, गर्म धुआं जैसे निकल जाता है ना, T2 टेम्परेचर पे। एंट्रोपी चेंज जीरो है ना। दो प्रोसेस में ही एंट्रोपी चेंज हो रही थी, दो आइसोथर्मल प्रोसेस में, एक में एंट्रोपी बढ़ेगी तो दूसरे में उतनी घटेगी, क्योंकि जहां से चले थे वहीं आ गए, चेंज इन एंट्रोपी टोटल जीरो है, ठीक है। तो यहां से Q1 क्या आया प्यारे बच्चों, T1 डेल्टा S। Q2 क्या आया प्यारे बच्चों, T2 डेल्टा S। और Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। यहां से हमारे पास W भी आ गया, Q1 माइनस Q2 या T1 माइनस T2 डेल्टा S। और हीट सप्लाइड क्या है, Q1, वर्क क्या हुआ, W। तो एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, W वर्क हुआ Q1 में से, Q1 हमने थर्मल एनर्जी दी, W उसने वर्क किया, तो 1 में से कितना वर्क हुआ, W बाय Q1, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, W बाय Q1 लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, W बाय Q1। तो T1 माइनस T2 डेल्टा S अपॉन T1 डेल्टा S, डेल्टा S कट जाएगा, 1 माइनस T2 बाय T1। दिस इज द एफिशिएंसी, है ना, जिस पे हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो मेरे को लगता है बेटा मैं आपको ये समझा पाया हूं, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल है ना। लेकिन मैं आपको ना एक एक पार्ट्स आपको दिखाना चाहता हूं जो कार्नोट इंजन के होते हैं, जिसके लिए एनिमेशन दिखाऊंगा। लेकिन अगर ये क्लियर हो गया बेटा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा 100% श्योरिटी से बता, पर अगर ये क्लियर नहीं हो तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझे। Q1 T1 डेल्टा S है, हायर टेम्परेचर वाला जो रिजर्वॉयर है उसका टेम्परेचर T1 है, लोअर टेम्परेचर वाले का T2 है। Q1 हीट आई, W वर्क हुआ, Q2 निकली, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, ठीक है। और W क्या हो गया, T1 माइनस T2 डेल्टा S, Q1 माइनस Q2, Q1 T1 डेल्टा S है, Q2 T2 डेल्टा S। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, Q1 में से हीट तो Q1 आई, उसमें से W वर्क हुआ, Q1 में से W, तो 1 में से कितना वर्क होगा, W बाय Q1। ये हो गई फ्रैक्शनल एफिशिएंसी। परसेंटेज कहेंगे तो इनटू 100, परसेंटेज कहेंगे तो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इनटू 100, है ना। ऐसा करते बेटा, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, एक छोटा सा एनिमेशन आपको दिखाता हूं और उसी के साथ मैं आपको सारे के सारे कार्नोट में जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्नोट इंजन के सारे पार्ट्स देखना और जो कुछ भी बताया उसको फटाफट से एक बार रिकैप कराना। कुछ जो छोटी छोटी चीजें छूट गई हैं उनको भी मैं आपको बता दूंगा।
तो आइए देखते हैं, और ये पर्टिकुलर एनिमेशन को मैं 2 बार लगा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों, जो कुछ भी कारनॉट में हमने देखा, एक बारी फटाफट से ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो कारनॉट बेसिकली है क्या प्यारे बच्चों? कारनॉट एक आइडियल हीट इंजन है। आइडियल क्यों? क्योंकि बेटा इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। इसमें हमने प्रोसेस ऐसे लिए ताकि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। अब ऐसा करते हैं, कारनॉट इंजन के बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं। 3 मेन पार्ट्स हैं उसके, है ना। एक है बेटा नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, ये आपके सामने मैंने लेबल किया, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, है ना। दूसरा क्या है बेटा? एक हॉट रिजर्वॉयर, है ना, जिसकी हीट कैपेसिटी जो प्यारे बच्चों है वो इन्फानाइट है। जितनी भी हीट ले लो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों। और एक है बेटा प्यारे बच्चों कोल्ड रिजर्वॉयर, जिसकी अगेन हीट कैपेसिटी जो है बेटा वो इन्फानाइट है ना, जिसको जितनी मर्जी हीट दे दो उसका टेम्परेचर जो है घटेगा नहीं। इसको हम बोलते हैं सिंक, और जिससे हीट लेते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स। ये है सिलेंडर, है ना। और सिलेंडर में बेटा एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं गैस। जो भी उसके अंदर गैस है, वर्किंग सब्सटेंस, वेपर भी हो सकता है ना। और बेटा हमने उसके जो मतलब बॉडी पार्ट्स हैं वो इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, एडियाबैटिक वॉल्स हैं, पिस्टन है ना। और ये सिलेंडर का जो बेस है बेटा ये डायाथर्मिक वॉल है, जिससे हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। केवल और केवल एक ही पार्ट है जो बेस है जहां से हीट ट्रांसफर हो सकती है। और कारनॉट साइकिल के 4 अलग अलग स्टेजेस हैं जिसको हम पीवी डायग्राम पे दिखाएंगे। ठीक है, तो पीवी डायग्राम पर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो पहला बेटा ये क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप ध्यान से देखिए, यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसको हमने रखा एक हीट रिजर्वॉयर पे, और अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और देखिए प्रेशर घटा है। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, प्रेशर घटा है ना। और यहाँ पर क्या हुआ है कि टेम्परेचर वही कांस्टेंट रहा है। सोर्स से हमने थर्मल एनर्जी ली है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन इस प्रोसेस का नाम है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है और प्रेशर घट रहा है ना। अगला जो हमने कहा था आपको कौन सा लेते हैं हम? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो रख दिया हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे ताकि आगे जाके झटका ना मारे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों? ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर इतना बढ़े कि सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट करे, है ना। तो आइडियल। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसमें क्या हो रहा है, जब फैलेगा तो बेटा हमने हीट सप्लाई तो करी है नहीं, उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, वही वर्क में कन्वर्ट हो रही है। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कम हुआ। आप देखिए ध्यान से, रिवाइंड करके, टेम्परेचर कम हुआ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हुआ प्यारे बच्चों? टेम्परेचर कम, ताकि वो आगे जाके झटका ना मारे, लगातार हीट दी नहीं। अब इसमें उसके बाद अपने आप एक्सपैंड होने दीजिए, जैसे पावर स्ट्रोक में लगातार ऐसा नहीं होता, जलता रहता है। इसके बाद बेटा हम क्या करने वाले? आइसोथर्मल कंप्रेशन कि मतलब हमने क्या कि जितना हम वर्क कर रहे हैं उतनी हीट बाहर निकलती जा रही है। सबसे आइडियल कंप्रेशन कौन सा होता है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, है ना। जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हीट बाहर निकलती चली जा रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो गैस को दबाना आसान है, टेम्परेचर बढ़ जाता तो प्रेशर और बढ़ जाता, गैस को दबाना मुश्किल। ये पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अगला क्या करते हैं? एडियाबैटिक कंप्रेशन रख दिया वापस से इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप गैस के कलर से भी देख सकते हैं। तो 2 है आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 है एडियाबैटिक। इसमें क्या हो रहा है बेटा? टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जा रहा है, क्योंकि मतलब गैस पे वर्क हो रहा है, उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट इज उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये हो गई प्यारे बच्चों पूरी की पूरी गैस की साइकिल, है ना। और ये अब हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडियाबैटिक, है ना, मतलब वो पीवी डायग्राम पे, जो कि हमने कर दिया। तो बेटा ये पूरी की पूरी साइकिल है। ये 4 बेसिकली प्रोसेस हैं, जो मैंने चारों प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, और ये बेटा एक आइडियल इंजन है, क्योंकि मतलब अब इसकी एफिशिएंसी को हम 100% केवल तब बोल सकते हैं या तो T2 0 हो जाए या T1 इनफाइनाइट हो जाए। एफिशिएंसी जो है बेटा वो T2 T1 पे डिपेंड कर रही है, दैट इज रिजर्वॉयर्स के टेम्परेचर पे, है ना। और इसकी वैल्यू जो हो सकती है बेटा 1 या 100% तभी हो सकती है जब हम इसको या तो T2 को 0 करते हैं या T1 को हम इनफाइनाइट कर दें, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये आइडियल एक मतलब हीट इंजन है कि अगर मेरे को कभी भी हीट इंजन चाहिए हो, बेस्ट हीट इंजन चाहिए हो, मेरे को देखना हो इंजन बढ़िया है या नहीं है, तो बेटा मैं चाहता यही हूं, बस मैं कंपेयर करता हूं उसको कारनॉट से, कितना कारनॉट से मैच कर रहा है। कारनॉट से मैच कर रहा है तो बढ़िया, और कारनॉट से मैच नहीं कर रहा है तो बेकार है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। दिस इज कंप्लीट अबाउट कारनॉट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मतलब आगे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। जैसा कि अब मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा, ये पर्टिकुलर एनिमेशन को मैं आपको 2 बार दिखाना चाहता हूं, तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको फॉरवर्ड ना करें, एक बार फिर से देख लें ताकि चीजें बहुत कायदे से क्लियर हो जाए। बच्चों जो कुछ भी कारनॉट में हमने देखा, एक बारी फटाफट से ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो कारनॉट बेसिकली है क्या प्यारे बच्चों? कारनॉट एक
आइडियल हीट इंजन है। आइडियल क्यों? क्योंकि बेटा इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। इसमें हमने प्रोसेस ऐसे लिए ताकि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। अब ऐसा करते हैं, कार्नोट इंजन के बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं। 3 मेन पार्ट्स हैं उसके, है ना। एक है बेटा नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, ये आपके सामने मैंने लेबल किया नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, है ना। दूसरा क्या है बेटा, एक हॉट रिजर्वॉयर, है ना, जिसकी हीट कैपेसिटी जो प्यारे बच्चों है वो इन्फानाइट है। जितनी भी हीट ले लो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक है बेटा प्यारे बच्चों कोल्ड रिजर्वॉयर, जिसकी अगेन हीट कैपेसिटी जो है बेटा वो इन्फानाइट है ना, जिसको जितनी मर्जी हीट दे दो उसका टेम्परेचर जो है घटेगा नहीं, इसको हम बोलते हैं सिंक, और जिससे हीट लेते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स। ये है सिलेंडर, है ना। और सिलेंडर में बेटा एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं गैस। जो भी उसके अंदर गैस है, वर्किंग सब्सटेंस, वेपर भी हो सकता है ना। और बेटा हमने उसके जो मतलब बॉडी पार्ट्स हैं वो इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, एडियाबैटिक वॉल्स हैं, पिस्टन है ना। और ये सिलेंडर का जो बेस है बेटा ये डायाथर्मिक वॉल है, जिससे हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। केवल और केवल एक ही पार्ट है जो बेस है जहां से हीट ट्रांसफर हो सकती है। और कार्नोट साइकिल के 4 अलग अलग स्टेजेस हैं जिसको हम पीवी डायग्राम पे दिखाएंगे, ठीक है। तो पीवी डायग्राम पर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो पहला बेटा ये क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसको हमने रखा एक हीट रिजर्वॉयर पे, और अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और देखिए प्रेशर घटा है, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं प्रेशर घटा है ना। और यहाँ पर क्या हुआ है कि टेम्परेचर वही कांस्टेंट रहा है, सोर्स से हमने थर्मल एनर्जी ली है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन इस प्रोसेस का नाम है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है और प्रेशर घट रहा है ना। अगला जो हमने कहा था वो कौन सा लेते हैं हम, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो रख दिया हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे ताकि आगे जाके झटका ना मारे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर इतना बढ़े कि सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट करे, है ना। तो आइडियल। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसमें क्या हो रहा है जब फैलेगा तो बेटा हमने हीट सप्लाई तो करी है नहीं, उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, वही वर्क में कन्वर्ट हो रही है। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। आप देखिए ध्यान से रिवाइंड करके, टेम्परेचर कम हुआ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हुआ प्यारे बच्चों, टेम्परेचर कम, ताकि वो आगे जाके झटका ना मारे, लगातार हीट दी नहीं। अब इसमें उसके बाद अपने आप एक्सपैंड होने दीजिए, जैसे पावर स्ट्रोक में लगातार ऐसा नहीं होता, जलता रहता है। इसके बाद बेटा हम क्या करने वाले, आइसोथर्मल कंप्रेशन की मतलब हमने क्या कि जितना हम वर्क कर रहे हैं उतनी हीट बाहर निकलती जा रही है। सबसे आइडियल कंप्रेशन कौन सा होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, है ना। जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हीट बाहर निकलती चली जा रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो गैस को दबाना आसान है, टेम्परेचर बढ़ जाता तो प्रेशर और बढ़ जाता, गैस को दबाना मुश्किल। ये पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अगला क्या करते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन, रख दिया वापस से इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप गैस के कलर से भी देख सकते हैं। तो 2 है आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 है एडियाबैटिक। इसमें क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जा रहा है, क्योंकि मतलब गैस पे वर्क हो रहा है, उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट इज उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये हो गई प्यारे बच्चों पूरी की पूरी गैस की साइकिल, है ना। और ये अब हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडियाबैटिक, है ना, मतलब वो पीवी डायग्राम पे, जो कि हमने कर दिया। तो बेटा ये पूरी की पूरी साइकिल है। ये 4 बेसिकली प्रोसेस हैं, जो मैंने चारों प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ठीक है। और ये बेटा एक आइडियल इंजन है, क्योंकि मतलब अब इसकी एफिशिएंसी को हम 100% केवल तब बोल सकते हैं या तो T2 0 हो जाए या T1 इनफाइनाइट हो जाए। एफिशिएंसी जो है बेटा वो T2 T1 पे डिपेंड कर रही है, दैट इज रिजर्वॉयर्स के टेम्परेचर पे, है ना। और इसकी वैल्यू जो हो सकती है बेटा 1 या 100% तभी हो सकती है जब हम इसको या तो T2 को 0 करते हैं या T1 को हम इनफाइनाइट कर दें, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये आइडियल एक मतलब हीट इंजन है कि अगर मेरे को कभी भी हीट इंजन चाहिए हो, बेस्ट हीट इंजन चाहिए हो, मेरे को देखना हो इंजन बढ़िया है या नहीं है, तो बेटा मैं चाहता यही हूँ। बस मैं कंपेयर करता हूँ उसको कार्नोट से, कितना कार्नोट से मैच कर रहा है। कार्नोट से मैच कर रहा है तो बढ़िया, और कार्नोट से मैच नहीं कर रहा है तो बेकार है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। दिस इज कंप्लीट अबाउट कार्नोट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मतलब आगे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। अब देखो प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपको कह देंगे 2 इंजन सीरीज में, ऐसे 3 इंजन भी ले सकते हैं सीरीज में, ठीक है। तो बेटा क्या कहेंगे, कैसे करना है, आपको कहेंगे कि यहाँ पर बेटा T1 टेम्परेचर से हीट आ रही है, और फिर हम जो रिजेक्ट कर रहे हैं वो हम दूसरे इंजन को रिजेक्ट करें, मतलब इसका जो सिंक टेम्परेचर है वो दूसरे का सोर्स टेम्परेचर, और फिर ये फाइनल रिजेक्ट कर रहा है T3 पे। अब T1 T2 T3 में से 2 अननोन, एक अननोन हो जाएगा, और कह देंगे कि वर्क दोनों का बराबर हो रहा है। तो बेटा देखो मैं आपको याद दिला दूं, बेटा Q1 हमने हीट दी, W इंजन ने वर्क किया, और Q2 बाहर निकल गई, ठीक है, ओके। तो W क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, Q1 माइनस Q2, और Q1 क्या होता है T1 डेल्टा एस, Q2 क्या होता है T2 डेल्टा एस, तो T1 माइनस T2 डेल्टा एस
इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के देंगे। तो बेटा वर्क डन बेटा बेसिकली क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 डेल्टा एस। फिर से कह रहा हूं बेटा Q इक्वल टू T डेल्टा एस यूज करके करेंगे तो क्वेश्चन बड़े मजे से हो जाएंगे। अब इसके लिए Q2 इक्वल टू W प्लस Q3, ठीक है। तो W क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, W आ जाएगा Q2 माइनस Q3 या T2 माइनस T3 डेल्टा एस। अब कह रहे हैं कि दोनों का वर्क आउटपुट बराबर है, दोनों इंजन्स का वर्क आउटपुट बराबर है। इस तरीके क्वेश्चन देंगे, कह रहे हैं वर्क आउटपुट ऑफ बोथ द इंजन्स व्हिच आर इन सीरीज इज सेम, है ना। अब बेटा हमसे T1 T2 T3 में रिलेशन पूछ लेंगे, तो क्या करेंगे बेटा, दोनों का वर्क आउटपुट बराबर करिए। तो T1 माइनस T2 डेल्टा एस इज इक्वल्स टू T2 माइनस T3 डेल्टा एस। ये गया, तो यहां से आके गया ट्वाइस ऑफ T2 इक्वल टू T1 प्लस T3, तो T2 आ जाएगा T1 प्लस T3 बाई 2। अब बेटा कोई दो टेम्परेचर आपको दे दिए जाएंगे, तीसरा पूछ लिया जाएगा, बड़े आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। पर यूज क्या कर रहे हैं बेटा, Q1 हीट आई, W वर्क हुआ, Q2 निकली, और Q1 क्या है T1 डेल्टा एस, Q2 क्या है T2 डेल्टा एस, Q3 क्या है T3 डेल्टा एस। और दूसरे इंजन में Q2 हीट आई, W वर्क हुआ, Q3 बाहर निकली, Q2 इक्वल टू W प्लस Q3, Q2 है T2 डेल्टा एस, Q3 है T3 डेल्टा एस। बस इसको अगर यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएंगे। आपको कहते हैं दो इंजन सीरीज में हैं, है ना, और एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट है ना, जो वो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो दूसरे के लिए इनपुट जा रही है। तो और वो हीट इनपुट आउटपुट कर रहा है पहला इंजन T2 पे, और T3 पे मतलब दूसरा इंजन आउटपुट कर, तो मतलब पहले वाले को कितने टेम्परेचर पे सप्लाई करी थी, या T1 T3 दे देंगे और T2 पूछ लेंगे। पिछली बार जब क्वेश्चन आया था तो T2 पूछा था, है ना। एक बार क्वेश्चन आया T1 T3 T2 में दो अननोन थे, तो टेम्परेचर पूछा था और साथ में पूछ लिया रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्या है, इसका 1 माइनस T2 बाई T1 और इसकी 1 माइनस T3 बाई T2, ठीक है। तो अगर ईटा 1 बाई ईटा 2 पूछ लेंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1, और नीचे वाले के लिए क्या जाएगा 1 माइनस T3 बाई T2। बस बेटा इस तरीके से करके आंसर निकल जाता है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। ऐसा क्वेश्चन 18 में आया था, 19 में भी आया था। तो बाकी जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए इतने ना मोर देन सफिशिएंट, आप बड़े आराम से किसी भी तरीके का क्वेश्चन हिट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा अब बात आती है रेफ्रिजरेशन का क्वेश्चन कैसे करेंगे। जब रेफ्रिजरेशन वर्ड इन्वॉल्व होगा तो बेटा वो वाले क्वेश्चन कैसे हम डील करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। बेटा देखो उसके लिए केवल मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे करा जाता है, कैसे मतलब अप्रोच किया जाता है, मैं आपको केवल अप्रोच बता देता हूं, ठीक है। आइए अप्रोच देख लेते हैं फटाफट से। बेटा उसमें क्या होता है, हीट पंप यूज करते हैं हम। पहले नीचे एक टेम्परेचर से, है नीचे वाला एक टेम्परेचर होता है बेटा। रेफ्रिजरेशन में होता क्या है, हमको हीट ना बाहर निकालनी है। रेफ्रिजरेटर जैसे आपके घर पे फ्रिज है, तो बेटा उसमें पता है कि हम एक अंदर लिक्विड भेजते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो इवेपोरेट होकर बाहर आता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके आता है, और उसको हम वापस से लिक्विफाई करके वापस अंदर भेजते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हीट को बाहर निकाल रहे हैं, हीट को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, हम एक कम टेम्परेचर से हीट को बाहर निकाल रहे हैं। मान लीजिए कम टेम्परेचर T2 है, तो इससे हमने हीट बाहर निकालनी। ये हमारा हीट पंप है ना। हीट पंप बेटा बाहर निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो हमने Q2 हीट बाहर निकाली, W उस पर वर्क किया और Q1 बाहर पटक दी, है ना। तो बेटा हमने यहाँ पर T1 टेम्परेचर पे बाहर हीट निकालनी है ना, तो यहाँ से Q1 निकाल ली। तो बेटा Q2 हीट निकाली, W उस पर वर्क किया और Q1 बाहर फेंकी। Q2 हमने हीट निकाली, W उस पर वर्क किया और Q1 बाहर फेंकी। देखो मैं चाहूँ तो पूरा डिटेल में जा सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, है ना। लेकिन बेटा आपके किसी काम का नहीं रहेगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आपको वही बता रहा हूँ। इंजन में भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताया, बीच में आपको ऐसा लगा होगा जैसे कुछ रोक दिया कुछ बताने से। हाँ बेटा रोका तो है, लेकिन वो आपके काम का नहीं रहता, है ना। आपको ये पता लगता कि मेरे को बहुत कुछ मालूम है, तो वो मेरे को नहीं बताना। तो Q2 इक्वल टू W प्लस Q1। Q2 हीट आई, Q2 हीट पंप ने निकाली, W हमने उस पर वर्क किया पंप पे, तो बेटा टोटल बाहर कितनी जाएगी Q2 प्लस W, है ना। इसीलिए कहते हैं रेफ्रिजरेटर का अगर डोर खोल के रख दो तो रूम गर्म हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो हीट निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि हम उस पर कुछ वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए कि जो हीट हम निकाल रहे हैं वो हम पीछे से बाहर फेंक रहे हैं फ्रिज के, लेकिन साथ में हम उस पर कुछ वर्क भी कर रहे हैं। कोई मशीन चल रही होती है उसमें, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, मतलब हीट बहुत सारी प्रोड्यूस होने वाली है। तो बेटा W जो आएगा वो कितना आएगा, Q1 माइनस Q2। अब Q1 क्या होगा, T1 डेल्टा एस, Q2 क्या होगा, T2 डेल्टा एस। तो ये क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 डेल्टा एस, ठीक है।
तो इतना वर्क जब किया तो Q2 हीट निकालता है। काम क्या है यहां पर, काम क्या, यहां पर है Q2 थर्मल एनर्जी को निकालना। तो Q2 थर्मल एनर्जी निकाली W वर्क करके, Q2 थर्मल एनर्जी निकाली W वर्क करके, तो 1 वर्क करके कितनी एनर्जी निकलेगी Q2 by W। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और W क्या है Q1 माइनस Q2, पुट कर सकते हैं वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आ गई प्यारे बच्चों, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, T2 अपॉन T1 माइनस T2। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा ये यूज करके बड़े आराम से हर तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा हमने क्या किया है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। Q2 थर्मल एनर्जी निकाली, W उस पे वर्क किया, Q1 बाहर फेंकी, Q2 प्लस W इक्वल टू Q1। ठीक है, W क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, W क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों Q1 माइनस Q2। अब ये आ गया W, प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से, है ना, ये आ गया W Q1 माइनस Q2, W हो जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 हो जाएगा T1 डेल्टा एस, Q2 T2 डेल्टा एस, तो T1 माइनस T2 डेल्टा एस। इतना वर्क करने से Q2 एनर्जी निकली, W वर्क किया तो Q2 एनर्जी निकली, तो 1 वर्क करने से कितनी निकलेगी प्यारे बच्चों, 1 वर्क करने से निकलेगी Q2 बाई W। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। 1 वर्क करने से कितनी थर्मल एनर्जी बाहर निकाल पाए, काम क्या था थर्मल एनर्जी बाहर निकालनी थी, तो बेटा ये आ गई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इस पे भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे। मैं लेकिन फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से बेटा। Q2 मैंने थर्मल एनर्जी निकाली, यही मेरा काम था। W उस पे वर्क किया, Q1 बाहर गई, तो बेटा Q2 क्या है T2 डेल्टा एस, Q1 क्या है T1 डेल्टा एस। तो यहां से W क्या आ गया प्यारे बच्चों, T1 माइनस T2 डेल्टा एस। इन्हीं चीजों पे बेटा क्वेश्चन आने। Q2 दे देंगे, Q1 पूछ लेंगे, तो Q2 बाई Q1 T2 बाई T1 हो जाएगा। W दे देंगे, Q1 पूछ लेंगे, तो W बाई Q1 कर लीजिए या Q1 बाई W कर लीजिए, T1 अपॉन T1 माइनस T2 हो जाएगा। अब बेटा देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है बेटा, W वर्क करी तो Q2 एनर्जी बाहर निकाली, काम यही था ना, काम तो ये कर रहा था Q2 एनर्जी बाहर निकाली, W वर्क करके निकाल, तो 1 वर्क करके कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी Q2 बाई W। तो मेरी 1 में से कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है बाहर निकालने में, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको एफिशिएंसी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये 1 से ज्यादा भी हो जाती है। तो W वर्क करके Q2 एनर्जी बाहर निकाले, तो बेटा रेफ्रिजरेशन के लिए हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कभी ये हीटर होता है तो हम सराउंडिंग से बाहर से हीट पकड़ते हैं, उस पर वर्क करते हैं और अंदर फेंकते हैं। तो अगर हीटर के लिए कोई पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, आप क्या है रूम में हीट लेके आना, तो Q1 एनर्जी Q1 हीट रूम में आई, Q1 हीट रूम में आई W वर्क करके, तो W वर्क करने से Q1 एनर्जी रूम में आई, तो 1 वर्क करने से कितनी आएगी Q1 बाई W। तो ये हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीटर, ये हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर। W तो T1 माइनस T2 डेल्टा एस है, Q2 T2 डेल्टा एस है, Q1 T1 डेल्टा एस है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से मजे से आप हल कर सकते हैं। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। देखिए बेटा अब पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे कार्नोट इंजन इज वर्किंग एज अ रेफ्रिजरेटर इन बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 केल्विन एंड 300 केल्विन। ये पंप है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं इज वर्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27, that is 273 and 300 Kelvin. How much energy is needed to freeze 10 किलोग्राम ऑफ आइस। तो बेटा 10 किलोग्राम आइस फ्रीज करनी, तो यहां से एनर्जी निकालनी है, ये Q1 मेरे को निकालनी, तो Q1 क्या होगी T1 डेल्टा एस, Q1 क्या होगी T1 डेल्टा एस या 273 डेल्टा एस, और निकालनी कितनी 10 किलोग्राम। कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू फ्रीज, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू फ्रीज 10 किलोग्राम ऑफ आइस, 10 किलोग्राम फ्रीज करें, तो Q1 बेटा बेसिकली क्या हो गया 10 किलोग्राम हो गया 10,000 ग्राम। 1 ग्राम को फ्रीज करने के लिए बेटा जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो क्या थी 80, जो हमने कैलोरीमेट्री में याद भी कर लिया था, तो ml इंटू 80 कर दिए, तो यहां से 273 डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आ गया 8 इंटू 4 और 1 5 10 की पावर 5। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कह रहे हैं वर्क रिक्वायर्ड कितना होगा,
वर्क रिक्वायर्ड ये तो हो गया Q1 की वैल्यू ये है और Q1 273 डेल्टा एस भी होगा T1 डेल्टा एस। वर्क कितना होगा बेटा Q1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू Q2, Q1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू Q2। तो W क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों Q2 माइनस Q1, दैट इज T2 डेल्टा एस माइनस T1 डेल्टा एस, T2 माइनस T1 डेल्टा एस। T2 माइनस T1 कितना हो गया बेटा 27 डेल्टा एस। ये मेरे से पूछा है और गिवन क्या है, तो डेल्टा एस की वैल्यू यहां से निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, खत्म। आंसर आ जाएगा आपका 879 किलो कैलोरी। तो ये निकल के आ जाएगा 879 किलो कैलोरीज। ये भी कैलोरीज में 80 कैलोरी पर ग्राम होती है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ, मेरे को लगता है आपको मैं बेटा क्लियर कर पाया। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन फिर से रीड आउट कर दे रहा हूँ। अ कार्नोट engine work as a refrigerator in between 0 degree centigrade and 27 degree centigrade. How much energy is needed to freeze 10 kilogram ice at 0 degree centigrade? ठीक है, how much energy is needed to freeze 10 kilogram ice? 10 किलोग्राम 10,000 ग्राम इंटू 80, इतनी एनर्जी मेरे को निकालनी है रेफ्रिजरेटर में से। और जो Q1 होगा वो T1 डेल्टा एस, Q2 जो होगा वो T2 डेल्टा एस। वर्क डन निकालना है तो Q1 प्लस W इक्वल टू Q2, W हो गया Q2 माइनस Q1, Q1 को लिखा T1 डेल्टा एस, यहां से डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या वर्क डन, वर्क डन क्या है Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1 डेल्टा एस 27 डेल्टा एस, डेल्टा एस की वैल्यू यहां से निकालो और इसमें डालो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वर्क एफिशिएंसी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अबव क्वेश्चन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, मेरे को Q1 हीट निकालनी है, W वर्क करके मैं Q1 हीट निकालूंगा, W वर्क करके मैं कितनी हीट निकालूंगा Q1, तो 1 वर्क करके कितनी निकालूंगा Q1 बाय W, 1 वर्क करके कितनी निकाल पाऊंगा Q1 बाय W, W वर्क करके Q1 निकाल तो 1 वर्क करके, और W क्या है बेटा Q2 माइनस Q1, यही है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या जाएगी Q1 मतलब T1 अपॉन W, W क्या है T2 माइनस T1, बेटा डेल्टा एस तो कट जाएगा तो T1 अपॉन T2 माइनस T1, तो T1 क्या है ये 273 और नीचे क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा 27, तो 10 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा 10.13। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके के बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आप बड़े आराम से रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आइए एक और देख लेते हैं। अ कार्नोट इंजन वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर इन बिटवीन 250 and 300 Kelvin. It requires 750 calories from heat source at low temperature. Then the heat generated at higher temperature will be. Okay, बताते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर नया बनाते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्वेश्चन है कार्नोट engine work as a refrigerator in between 250 and 300. पंप, इससे हीट निकालनी है, पंप ने हीट निकालनी है इससे, और फेंकनी कितने टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे, T2 टेम्परेचर पे फेंकनी केल्विन। अब बेटा क्या कह रहे हैं, इट रिक्वायर्स 750 कैलोरीज फ्रॉम हीट सोर्स एट लो टेम्परेचर। If it requires 750 calories of heat at low temperature, इससे हमको 750 कैलोरीज निकालनी, तो Q1 क्या हो गया 750, Q1 है 750 कैलोरीज, Q1 प्लस W होगा Q2, ठीक है। कह रहे हैं then the heat generated at higher temperature, यहां पर कितनी हीट रिजेक्ट करी, एट हायर टेम्परेचर वाले सिंक को हमने कितनी हीट रिजेक्ट करी। तो बेटा कैसे करेंगे, मेरी बात सुनिए ध्यान से। Q1 ये हो गया और Q1 क्या होगा प्यारे बच्चों 250 डेल्टा एस, T1 डेल्टा एस, और Q2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q2 मेरे को निकालना है एंड दैट विल बी इक्वल टू 300 डेल्टा एस। निकालना क्या है Q2, या तो Q2 बाय Q1 डायरेक्टली आप कहते हैं T2 बाय T1, तो Q2 अपॉन 750 इज
इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 250 इंटू 3। तो यहाँ से Q2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 900। अगर कोई पूछता कि इंजन को मतलब पंप को वर्क कितना करना पड़ेगा, तो बेटा ये प्रोसेस के लिए पंप को वर्क कितना करना पड़ेगा, तो W क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1। तो Q2 माइनस Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 900 और Q1 कितना दे रखा था आपको क्वेश्चन में 750। तो 900 माइनस 750 तो वर्क कितना हो जाएगा 150 कैलोरीज। जूल्स में निकालना तो इंटू 4.18, 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स, 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स। तो बेटा ये समाप्त किया मैंने आपके सामने कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन एंड मतलब पूरा का पूरा है ना पिटारा आपके सामने मेंस वाला खत्म किया। एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग था, बल्क मॉडुलस क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, है ना, या एडियाबैटिक में। हालांकि मैंने साउंड वेव चैप्टर में आपको बता रखा है बहुत अच्छे से बल्क मॉडुलस, है ना। ये पर्टिकुलर टॉपिक बेटा आपको वैसे सुरेंद्र सर ने पढ़ाया था, है ना। बल्क मॉडुलस गैस की इलास्टिसिटी के बारे में बताता है, फ्लूइड की इलास्टिसिटी के बारे में, सॉलिड की इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कैसे बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक चीज होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है डीवी बाई वन वॉल्यूम में कितना चेंज है, डीवी चेंज आया वी वॉल्यूम में, तो वन वॉल्यूम में क्या चेंज आया, ठीक है। और जब मैंने वन वॉल्यूम में ये जो चेंज आया, ये वन वॉल्यूम में चेंज है, तो उसमें कितना राइज इन प्रेशर डेवलप हुआ, स्ट्रेस कितना डेवलप, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब राइज इन प्रेशर कितना है। तो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, जब वन वॉल्यूम में ये चेंज किया तो राइज इन प्रेशर ये आया, जब वन वॉल्यूम में वन का चेंज करेंगे तो राइज इन प्रेशर क्या है, जब वन वॉल्यूम में वन का चेंज करेंगे तो राइज इन प्रेशर क्या आएगा, जिसमें ज्यादा आएगा वो ज्यादा जोर से वापस आना चाह रहा है, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो बेटा वॉल्यूम चेंज पे अगर राइज इन प्रेशर ज्यादा आए मतलब अपनी कंडीशन में ज्यादा आने की टेंडेंसी हो, इसका मतलब क्या है कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है ना। तो बेटा ये मेरे को बता रहा है इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में। पर बेटा डीपी बाई डीवी तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी, डीपी पॉजिटिव होगा तो डीवी नेगेटिव। कोई भी मॉडुलस को हम पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो बल्क मॉडुलस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं माइनस वी डीपी बाई डीवी। तो बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस वी डीपी बाई डीवी, ठीक है। अगर पूरे तरीके से भूल गए तो बेटा मैं चाहूंगा कि आप रिवाइज कर लें इलास्टिसिटी, वैसे मैंने हल्का सा याद दिलाया, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप सोच के देखिए, अगर चेंज इन वॉल्यूम वही है, राइज इन प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बेटा गैस की इलास्टिसिटी ज्यादा है, गैस की इलास्टिसिटी ज्यादा है ना, या मतलब जो भी फ्लूइड है या मान लो सॉलिड है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो माइनस वी डीपी बाई डीवी। हालांकि मेरे को आइसोथर्मल कंडीशन में गैस की इलास्टिसिटी बतानी है, बल्क मॉडुलस बताना है, और एडियाबैटिक कंडीशन में और पॉलीट्रॉपिक में। तो मैं जनरल बताता हूं पॉलीट्रॉपिक, क्यों, क्योंकि अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू निकाल दी, पीवी की पावर एन की वैल्यू निकाल दी, पीवी की पावर एन कांस्टेंट होता है पॉलीट्रॉपिक में, ये एक्स मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एन की वैल्यू गामा हो जाती है एडियाबैटिक के लिए और 1 हो जाती है आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल के लिए पीवी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो बेटा यहां पर इसके लिए माइनस वी डीपी बाई डीवी निकालते हैं, डी बाई डीवी करेंगे तो डीपी बाई डीवी वी की पावर एन प्लस पी एन वी की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो वी डीपी बाई डी माइनस वी डीपी बाई डीवी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, वी की पावर एन से डिवाइड कर दिए 1 अपॉन वी आएगा, वी की पावर एन से डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो यहाँ पे वी की पावर एन आ जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन वी बचेगा, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा एन पी। आप ध्यान से देखिए ये वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगी। अगर आपको लग रहा हो नहीं हमको हल्के हल्के करने तो हल्के हल्के करते हैं, वी की पावर एन से डिवाइड करिए, डीपी बाई डीवी निकालिए, डीपी बाई डीवी इसको उधर ले जाइए माइनस एन पी वी की पावर एन अपॉन वी, वी की पावर एन कट जाएगा, फिर माइनस वी डीपी बाई डीवी विच इज बल्क मॉडुलस, वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों एन पी। तो आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा पी, आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा पी, है ना, और एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा गामा, एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा गामा पी, और गामा की वैल्यू क्या होती है 1 + 2 / f + 2 / f। तो बेटा मोनोटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा होगा बल्क मॉडुलस, डायटोमिक के लिए कम, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए सबसे कम, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बेटा बल्क मॉडुलस भी आपको बता दिया, और एनपी होगा किसके लिए, एनपी हो जाएगा किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए।
तो गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा f+2/f। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अब बेटा आखिरी चीज पे आ गया हूं बेटा मैं आपके साथ। बेटा बल्क मॉडुलस भी हमने पढ़ लिया। बेटा बल्क मॉडुलस आया गामा p फॉर एडियाबैटिक, p फॉर आइसोथर्मल, Np फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, है ना। अब बेटा मीन फ्री पाथ, इसको बोलते हैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं मीन फ्री पाथ। और एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा गैस मॉलिक्यूल जब चल रहे हैं, दो कोलिजन होने में जो एवरेज टाइम, कभी थोड़ा ट्रेवल करके टकराया, कभी कुछ टाइम बाद टकराया, कभी कुछ टाइम बाद, तो उनका एवरेज टाइम जो होगा बेटा कोलिजन का वो। और मीन फ्री पाथ बेटा जब फ्रीली वो चल रहा है, कभी कुछ कितना ट्रेवल, कभी L1 किया, कभी L2 किया, कभी L3 किया, उन L1 L2 L3 का एवरेज जो कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में जो उसने लेंथ ट्रेवल करनी है, उसका जो एवरेज है बेटा वो क्या हो जाएगा मीन फ्री पाथ, है ना। जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2 पाई d स्क्वायर n, 1/√2 पाई d स्क्वायर n। डेरिवेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। 1/√2 पाई d स्क्वायर n। और टाउ बेटा क्या है 1/पाई d स्क्वायर n v एवरेज, 1/पाई d स्क्वायर n v एवरेज। वैसे तो अगर मैं हल्का सा आपको कहूँ, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, हल्का सा आप देखिए दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है, ये तो पार्ट कॉमन दिख ही रहे, है ना। और वेलोसिटी इनटू टाइम, इतने टाइम में कोलिजन होना है, इतने टाइम में कोलिजन होना है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो बेटा होना चाहिए मीन फ्री पाथ। पर ये कुछ √2 का पंगा है ना, मतलब ये मैं डेरिवेशन में भी नहीं जाऊंगा, ये कहां से आ रहा है, हल्का हल्का बस आप समझ लीजिए कि इनटू v करेंगे, है ना, इसको अगर v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो बेटा बस आप ये समझिए, ज्यादातर तो वैसे बेटा जो इसका क्वेश्चन आता है वो इस पर डिपेंडेंट ही नहीं आता है, फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, ये तो सब बात बेकार की बातें हो जाती है। लैम्डा जो आता है बेटा वो 1/n पे डिपेंडेंट होता है। दिस n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n/v, दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो बेटा आप सोच के देखिए, दैट इज लैम्डा जो बन जाएगा, अगर मैं इसको v/n लिख दूं तो क्या बन के आ जा रहा है 1/√2 पाई d स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा नीचे n, और ऊपर क्या देगा प्यारे बच्चों वॉल्यूम, करेक्ट है। तो अब बेटा सोच के देखिए, वॉल्यूम अगर ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, वॉल्यूम अगर ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, है ना। तो ज्यादा कोलिजन, अगर वही भीड़, अगर मतलब भीड़ कम हो जाएगी ना, आप सोचिए अगर मैं बड़ा कंटेनर ले लूं, मान लो आप ही लोग हैं क्लास में, है ना, मान लीजिए मेरे पास एक क्लासरूम है जिसमें 25 बच्चे हैं, है ना, तो और वो पागलों की तरह भाग रहे हैं तो टकरा रहे होंगे लगातार। लेकिन सोचो अगर वही क्लासरूम का साइज को अगर मैं बहुत बड़ा कर दूं तो टकराने के लिए मतलब टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, और वो ज्यादा ट्रेवल करने के बाद टकराएंगे। छोटा होगा तो जल्दी जल्दी टक्कर होती जाएगी, कम ट्रेवल करके टक्करें होती जाएंगी। तो वॉल्यूम ज्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी, भीड़ ज्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगी, जल्दी थोड़ा ट्रेवल करके टक्कर हो जाएगी, भीड़ होगी तो जल्द थोड़ा सा ही ट्रेवल करके टक्कर हो जाएगी। तो बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी भी अगर आप समझ ले तो भी काम बन जाएगा। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और ज्यादातर क्वेश्चन तो बेटा इसी पे ही है, बाकी आपको फॉर्मूला जरूर मालूम रहना चाहिए, है ना। और एवरेज वेलोसिटी जो होती है बेटा अंडर रूट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है √8RT/पाई, तो √t नीचे आना, √t भी नीचे आना। तो बेटा अगर मैं इसमें कहूंगा ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है टाउ वाला, अच्छा ये हो गया एक मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगी, टाउ सेकंड्स में एक कोलिजन, तो एक सेकंड में 1/टाउ कोलिजन, एक सेकंड में कितने कोलिजन हो जाएंगे प्यारे बच्चों 1/टाउ। तो अगर कोई पूछे कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो क्या आ जाएगी 1/टाउ, है ना। बिल्कुल, इस बार तो पेपर में खाली फॉर्मूला ही पूछा था, है ना। और जो मतलब इस बार के जिन्होंने बच्चों ने पेपर दिया तो बेटा उनको मालूम भी होगा कि जो हमारा लास्ट बेसिकली जो वीडियो लेक्चर आया था पेपर से पहले, है ना, मतलब जो लास्ट पेपर का सॉल्यूशन आया था उसमें भी हमारे पास इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन था। और फाइनली अगले दिन जब 2020 का नीट एग्जाम था उसमें भी सेम क्वेश्चन आ गया था, तो बच्चों की लॉटरी लग गई थी बेसिकली। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, लैम्डा क्या है मीन फ्री पाथ 1/√2 पाई d स्क्वायर n, है ना। n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बोलिए साथ साथ में, लैम्डा क्या 1/√2 पाई d स्क्वायर n, 1/√2 पाई d स्क्वायर n, बोलिए साथ साथ में 1/√2 पाई d स्क्वायर n, 1/√2 पाई d स्क्वायर n, 1/√2 पाई d स्क्वायर n, ठीक है। और टाउ क्या है बेटा, टाउ क्या है 1/पाई d स्क्वायर n v, बेटा 1/√2 पाई d स्क्वायर n, है ना। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम। बेटा बस √2 का थोड़ा सा हेर फेर है, उसको मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, है ना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरे को आता नहीं, बेसिकली आप समझ नहीं पाएंगे और आपके काम का नहीं।
तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1 पाई डी स्क्वायर एन वी आर एच, 1 पाई डी स्क्वायर एन वी आर एच। ठीक है, तो बेटा इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं अभी ये बताता, लैम्डा तो बेसिकली वॉल्यूम ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो लैम्डा ज्यादा होना चाहिए, एन ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होना चाहिए। ज्यादातर इसी लैम्डा पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी कम आते हैं। अच्छा, अब अगर इसको देखें, टाउ, टाउ की प्रोपोर्शनैलिटी किस पे आ रही है, वी बाई एन तो आई क्या, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कही या नंबर ऑफ मोल्स कही, बात तो एक ही है। और वी एवरेज में क्या था, √8RT बाय पाई √T। तो बेटा अगर कोई कह दे नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है तो v बाय √T के प्रोपोर्शनल आ गया। अब v को आप चाहें तो लिख सकते हैं nRT बाय P, है ना, v को आप nRT बाय P लिख दीजिए, तो मतलब v बाय √T के प्रोपोर्शनल है। इस पे क्वेश्चन आएंगे, कोई कह देंगे मान लो हमने मतलब वॉल्यूम को डबल कर दिया, टेम्परेचर को इतना कर दिया, है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा आप वैल्यूज चेक करके आप देखेंगे, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी पे क्वेश्चन आएंगे। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू v बाय √T। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये जो मतलब v क्या है, nRT बाय P। अब नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मतलब काटते हो जाएंगे, nRT बाय P, तो √T बाय P आ जाएगा। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू √T बाय P। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बड़े आराम से बच्चे कर पाते हैं, है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, लेकिन ज्यादातर तो फॉर्मूला ही पूछा जाता है, या बस प्रोपोर्शनैलिटी ऐसा कह देंगे कि भाई हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल कर दिया तो बताओ मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा, हाफ, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी आने वाली डायरेक्टली। और कभी कभी मतलब परेशान करने के लिए कहेंगे कि भाई ये स्फेरिकल कंटेनर है, रेडियस को डबल कर दी कंटेनर के, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुई है, तो बेटा रेडियस डबल करने से वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गई, तो मीन फ्री पाथ 8 टाइम्स हो गई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बड़े आराम से आप लोग कर पाते हैं। तो बेटा ये पिटारा हमने खत्म किया। बेटा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन लेक्चर्स का 3 लेक्चर्स थे, और अगर आप टोटल बेटा अगर घंटे काउंट करेंगे तो 3 घंटे भी नहीं हुए, है ना, करीब 2.5 घंटे के अप्रॉक्स होगा। बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं बनाए क्योंकि बेटा ये टॉपिक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना, फॉर्मुलेज रहते हैं, और मैंने इतनी बार एक एक चीज बोली है, मेरे को लगता है कि मैंने आपको याद कराई दी होगी। अब इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मेरे साथ करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा जितना कुछ हमने बताया है मोर देन सफिशिएंट है एक एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट। मुलाकात होती है नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के साथ। थैंक यू, मेहनत करते रहें।